आप देख रहे हैं नव चेतना मंच। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आप सभी दर्शकों श्रोताओं का नवचेतना मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक ज्वलंत एवं प्रासंगिक विषय भारतीय पुनर्वास परिषद संशोधन अधिनियम यानी कि आरसीआई अमेंडमेंट बिल पर विभिन्न वर्गों का नज़रिया क्या है। उपस्थित विशेषज्ञ अपना नज़रिया आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित विशेषज्ञ श्री रजनीश आर्य सर, स्पेशल एजुकेशन टीचर, समावेशी विद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। ये आपको भारतीय पुनर्वास परिषद का परिचय, वर्तमान समय में इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कारण क्या हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं श्री रजनीश आर्य सर। आपका बहुत बहुत नवचेतना मंच पर स्वागत है। नमस्कार साथियों, नवचेतना मंच के आप सभी श्रोताओं व दर्शकों को मैं रजनीश कुमार आर्य हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। साथ ही साथ नवचेतना मंच की पूरी टीम व कार्यक्रम के संचालक सत्येंद्र यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक ज्वलंत व प्रासंगिक विषय भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम संशोधन बिल को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और इस विषय पे मैं अपने मंतव्य रखूंगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से जाना जाता है, का प्रधान कार्यालय भारत के नई दिल्ली में स्थित है। आप सभी पूर्व परिचित हैं कि बहरुल इस्लाम आयोग की अनुशंसा के पश्चात हमारे देश में सन 1992 ईस्वी में भारतीय पुनर्वास अधिनियम कानून लाया गया। वैसे तो यह परिषद मई 1986 ईस्वी से एक निबंधित संस्था के तौर पर भारत में स्थापित हुई, जिसे बाद में 1992 में एक अधिनियम लाकर भारत के पुनर्वास के क्षेत्र में भारत की नियामक संस्था के तौर पर स्थापित किया गया। भारतीय पुनर्वास परिषद भारत में विकलांगजनों के पुनर्वास, मानकीकरण व उन्नयन के लिए विकलांगता के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को निबंधित करने व निर्देशित करने का कार्य करता है। आरंभ से ही यह संस्था पुनर्वास कर्मियों के नियमन, शोध व प्रकाशन के क्षेत्र में अपना योगदान व मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। यदि हम भारत में पुनर्वास के इतिहास को देखें तो हमें ये मालूम चलता है कि इसका इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है, परंतु इसमें तीव्रता सन 1992 के पश्चात आई तथा इसी के बाद इस क्षेत्र में मानकीकरण का काम हुआ। इसका मतलब 1992 के पहले हमारे देश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं के द्वारा काम करने का कोई एक निश्चित मानक नहीं था, जो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना के पश्चात संपूर्ण संस्थानों के लिए एक मानक को मानना या लागू करना अति आवश्यक हो गया। भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांगजनों के संपूर्ण जीवन काल के पुनर्वास की बात करता है तथा यह पुनर्वास को मुख्यतः 4 भागों में बांटता है। पहला भाग शारीरिक व चिकित्सकीय पुनर्वास, दूसरा भाग शैक्षिक पुनर्वास जिसमें विशेष शिक्षा व समावेशी शिक्षा समाहित है, तीसरा व्यावसायिक पुनर्वास व चौथा सामाजिक पुनर्वास। मित्रों, वर्ष 1992 के पश्चात 2020 तक
यानी कि लगभग 38 वर्षों के अंतराल में हमारे देश में विकलांगता व शिक्षा से जुड़े विभिन्न प्रकार के अधिनियमों कानूनों में अनेक आमूलचूल परिवर्तन हुए। उदाहरण स्वरूप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, UNRCPD 2006, नेशनल पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल 2006, RPWD एक्ट 2016 व न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इतने सारे कानूनों व अधिनियमों से के संदर्भ में RCI के समरूपता को लेकर एक संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अतः इसके लिए भारत सरकार के द्वारा विगत दिनों RCI अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे एक बिल लाया गया और जिसे जन सामान्य के सुझाव व विचार के लिए जनता के बीच में जारी किया गया। साथियों, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि RCI के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन किया जाना चाहिए। वर्तमान में RCI का मौजूदा स्वरूप सिर्फ एक नियामक संस्था का है जिसके पास खुद ही नियमित व पर्याप्त संसाधनों का अत्यंत अभाव है। RCI अभी एक केंद्रीकृत संस्था है जिसका एकमात्र कार्यालय दिल्ली में स्थित है। इसे विकेंद्रीकृत करके CBSE अथवा NCTE के तर्ज पर राज्यवार व क्षेत्रवार तौर पर इसके कार्यालय बनाए जाएं, जहां से इसका संपूर्ण देश पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो सके। विशेष शिक्षा व विकलांगजनों के शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे देश में अनेक प्रावधान हैं। इन्हीं प्रावधानों के द्वारा विशेष शिक्षक का भी प्रावधान किया गया है, परंतु ये सारे प्रावधानों के होने के बावजूद न सिर्फ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था अपितु विश्वविद्यालयी शिक्षा व्यवस्था में विकलांगजनों का समावेशन सिर्फ नाम मात्र का है। और यदि हम इस समावेशन को रोजगार के मुद्दों से जोड़ें, रोजगार के अवसरों से जोड़ें, तो विकलांगजनों को आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि देश की नीति में वर्ष 2006 के पश्चात विकलांगजनों को कार्यशील जनसंख्या माना गया। यानी इसके पूर्व तक विकलांगजन सरकारी तौर पर देश की कार्यशील जनसंख्या का अभिन्न हिस्सा नहीं थे। विभिन्न सरकारी तंत्रों व संस्थानों यथा केंद्रीय विद्यालय संगठन में B.Ed स्पेशल व M.Ed स्पेशल के शिक्षकों के तौर पर नियुक्ति हेतु अपात्र ठहराना, जहां RCI और NCTE के द्वारा किए गए पूर्व के MOU को ठेंगा दिखाना है, वहीं नीति नियंताओं के नियत व कार्यशैली पर यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। मेरे व्यक्तिगत सुझाव के अनुसार से विशेष शिक्षा व समावेशी शिक्षा के लिए देश में RCI को एकमात्र नोडल एजेंसी बनाया जाना चाहिए। सरकारी सेवा व विभिन्न निजी संस्थानों में कार्यरत विशेष शिक्षकों को CRE करने के दौरान ऑन ड्यूटी सा वेतन माना जाना चाहिए। जहां एक तरफ RCI ने अपने B.Ed स्पेशल तथा M.Ed स्पेशल के 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को इसीलिए सिर्फ 2 वर्ष का किया ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके, वहीं नई शिक्षा नीति में मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण उपरांत सामान्य शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के योग्य माना जाना सिर्फ आंकड़ों की खानापूर्ति व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खिलवाड़ ही माना जा सकता है। यूं ही विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार शिक्षित विकलांगजनों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानक पर हमारे देश के विकलांगजन मात्र 50% ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। वहीं कुछ संगठनों की आंतरिक रिपोर्ट विशेष विद्यालय व समावेशी विद्यालय के बच्चों में अधिगम क्षमता में विशेष विद्यालय के बच्चों को बेहतर मानते हैं। मित्रों, इन बातों व तथ्यों को आपके समक्ष रखने के पश्चात मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए अंत में यह कहना चाहूँगा कि RCI अमेंडमेंट एक्ट को हम सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए और इसमें अपने विभिन्न प्रकार के सलाह व सुझाव सरकार तक पहुंचाने चाहिए। अंत में आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद श्री रजनीश सर आपको।
आपने विस्तार से आरसीआई का परिचय एवं वर्तमान समय में आरसीआई अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों हुई। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सौरभ राय सर को। आप असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में कार्यरत हैं। आप यूपी सीएबी के उपाध्यक्ष भी हैं। आप कई को एक्टिविटीज़ में भी सम्मिलित रहते हैं। आपको कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। आप पिछले कई वर्षों से स्पेशल एजुकेशन टीचर तैयार कर रहे हैं। आपका इस क्षेत्र में, पुनर्वास के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है और आज आप आरसीआई अमेंडमेंट बिल पर अपना नज़रिया हमारे दर्शकों के समक्ष रख रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत नवचेतना मंच पर स्वागत है। नमस्कार, मैं सौरभ राय, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन IASC, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। मैं एक दृष्टिबाधित हूँ और एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षक हूँ और स्पेशल टीचर एजुकेटर। RCI एक्ट अमेंडमेंट के ऊपर अपनी बात रखने के लिए आप सबके बीच आया हूँ। जब मैं अपनी शिक्षा पुनर्वास के क्षेत्र में कर रहा था तब मुझे RCI एक्ट को समझने, सुनने का मौका मिला। उस वक्त यह महसूस हुआ था कि यह केवल विशेष शिक्षकों के पाठ्यक्रम बनाने के लिए और विशेष शिक्षा में नवाचार के लिए ही यह आयोग है, इसका और कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जागरूकता, विशेष शिक्षकों के निरंतर शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और उनके लिए नियमित रूप से नए नए विषयों पर कार्यक्रमों की झड़ी मुझे देखने को मिली। ये महसूस हुआ कि शायद भारतीय पुनर्वास परिषद एक ऐसा आयोग है जो या एक ऐसा परिषद है जो अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन जब एक लंबे समय तक इसमें कमियों के खुलासे होने लगे और यह पता चलने लगा कि शायद कहीं ना कहीं इसकी जड़ में कोई कमी है या इसके दर्शन में कुछ कमी है, जिसकी वजह से भारतीय पुनर्वास परिषद का या तो दायरा बहुत सीमित हो गया है, या तो सोच नकारात्मक है, या फिर भारतीय पुनर्वास परिषद की इच्छा शक्ति तो बहुत है, क्षमता भी बहुत है, पर कार्य करने वाले और उससे जुड़ने वाले लोगों की स्वयं की इच्छा शक्ति या तो गलत है या वह उस क्षेत्र में सही तरीके से कार्य ही नहीं करना चाहते। चाहे वो मान्यता देने के मामले में हो, चाहे पाठ्यक्रमों को और नए नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने के बारे में हो, चाहे पाठ्यक्रमों के जो सिलेबस होता है उसके लिए जो समय समय पर उसका अपग्रेड किया जाता है, नवीनीकरण किया जाता है, उसको लेकर हूँ। भारतीय पुनर्वास परिषद की पहल इतनी अच्छी है या नहीं है, इस पर सवालिया निशान समय समय पर उठते हैं। अगर मैं कहूँ तो मेरी नज़र में एक विशेष शिक्षक प्रशिक्षक की दृष्टि से मैं कुछ बिंदुओं पर बात रखना चाहूँगा। आखिर ऐसा क्यों है कि हम जर्नल टीचर और जर्नल बच्चे कहते हैं या जर्नल स्कूल कहते हैं? भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 से आज तक इस तरह की सोच अच्छी पैदा नहीं कर पाया कि केवल शिक्षक को शिक्षक कहा जा सके, बच्चे को बच्चा कहा जा सके और विद्यालयों को विद्यालय कहा जा सके। हम आज तक विशेष शिक्षक और शिक्षक, सामान्य शिक्षक में अंतर कर रहे हैं और सामान्य शिक्षक कह के हम विशेष शिक्षक से उसका दर्जा ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही बच्चों में हमारे बच्चे जनरल हैं, वो स्पेशल बच्चे हैं। जब आप आज तक इस तरह की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो आप किस तरह की जागरूकता पर कार्य कर रहे हैं? लोगों को
अपना स्कूल जनरल स्कूल कह के या नॉर्मल स्कूल कहकर खुशी मिलती है, वो इंटीग्रेटेड या इंक्लूसिव कह के नहीं मिलती। सीधे कहते हैं हमारा तो नॉर्मल स्कूल है। आप इस तरह की सोच को ही नहीं बदल पाए हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद एक लंबे समय से कार्य कर रही है, लेकिन वो आज तक ये नहीं तय कर पाई कि उसके शिक्षक हैं या नहीं हैं। बहुत क्लियर बात कर रहा हूं। उसके पाठ्यक्रमों को अध्ययन करके शिक्षक की डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले शिक्षक हैं भी कि नहीं हैं, इसके लिए कभी भी भारतीय पुनर्वास परिषद ना तो कहीं पर जाकर फाइट कर सकी है, ना तो आवाज उठा सकी है, ना उन्हें शिक्षक की पहचान दिलाने में सफल हो पाई है। तो सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कि इनका आरसीआई का अगर अमेंडमेंट एक्ट का अमेंडमेंट हो रहा है तो कम से कम उसमें ये बात स्पष्ट रहनी चाहिए कि अगर आरसीआई से कि कोई भी टीचर का डिप्लोमा डिग्री कर रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा है, जो टीचर्स का काम उस डिप्लोमा डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन को सीखने के बाद टीचिंग का है, तो वो टीचर की योग्यता पाए, उस पर सवालिया निशान ना रहे। क्योंकि पूरे देश में टीचर ही होना चाहिए। टीजीटी मतलब टीजीटी, पीजीटी मतलब पीजीटी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो वहां पर यह नहीं होना चाहिए कि स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं आएगा या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर वाले में स्पेशल एजुकेशन वाला नहीं आएगा और भारतीय पुनर्वास परिषद चुपचाप बैठी रहेगी, या भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम उसके लिए कुछ करेगा ही नहीं। फिर क्यों आपने उस व्यक्ति को स्पेशल टीचर बनाया या उसको डिग्री दी एज अ टीचर, जब उसको टीचर होने से ही मना कर दिया जाता है, या टीचर होने की योग्यता ही नहीं लेनी दी जाती है, या मान्यता ही नहीं दी जाती है शिक्षक की। चलिए ठीक है, वेतनमान और नियुक्ति का जो सवाल है उस पर भी आरसीआई इतनी निकृष्टता या इतनी निंदनीय तरीके से कार्य करती आई है जिसकी तुलना संभवतः भारत जैसे देश में किसी और मंत्रालय या परिषद या आयोग ने नहीं की होगी। ये तो वो पिछड़े देश भी नहीं करते हैं, जो बहुत बुरी तरह पिछड़े देश हैं, उनके यहाँ भी इतनी बुरी तरह काम नहीं होता है जितना बुरा काम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा नियुक्तियों को लेकर किया जाता है और वेतनमान को लेकर किया जाता है। हमारे स्पेशल टीचर एजुकेटर 3-3, 4-4 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। स्पेशल टीचर, स्पेशल एजुकेटर, रिसोर्स टीचर, 3-3, 4-4 हजार की नौकरियां। इतनी चपरासी की भी तनख्वाह नहीं होती है, आया के रूप में काम करते हैं वो। और ये सब कुछ किया धरा आरसीआई का है। आरसीआई ने कभी कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं तैयार किए, कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, और ये उनके कार्यकुशलता की नकारात्मकता का परिणाम है। चलिए अगली बात पर चलते हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय पुनर्वास परिषद का जो अधिनियम संशोधित होने वाला है उसमें सबसे मुख्य संशोधन यही होना चाहिए कि देश में कोई भी रिक्ति शिक्षक की निकलेगी तो उसमें विशेष शिक्षा के डिग्री, डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त कॉलेजों से पढ़कर लोगों को उस जॉब की एलिजिबिलिटी मिलती है, वही आपके कॉलेजों से जॉब के पढ़ाई करके जो आपके आरसीआई के कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें मिलनी चाहिए। वरना आपके संशोधन करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जड़ें सड़ गई हैं और अब आप उनको कुछ भी कर लीजिए। आपने एक कल्चर डेवलप कर लिया है और उस कल्चर को शायद आप पूरी तरह खत्म भी ना कर पाएं, लेकिन फिर भी जितना सुधार कर सकते हैं उतना भारतीय पुनर्वास परिषद को अवश्य करना चाहिए। बाकी इन शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद श्री सौरभ राय सर, आपको आरसीआई अमेंडमेंट बिल पर अपना नज़रिया रखने के लिए। अब मैं आपको कुछ दृष्टिबाधित और विकलांग
बेरोजगार छात्र छात्राओं की आवाज़ें सुना रहा हूँ। इन दृष्टिबाधित विकलांग बेरोजगार छात्र छात्राओं ने अलग अलग विश्वविद्यालयों से विशेष शिक्षा के अलग अलग पाठ्यक्रमों में डिग्रियां प्राप्त की हैं। उदाहरण के लिए स्पेशल एजुकेशन से बीएड, स्पेशल एजुकेशन से एमएड जैसे कोर्स इन बेरोजगार छात्र छात्राओं ने किया है, किंतु अब तक इनको रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। इन बेरोजगार छात्र छात्राओं को इस आरसीआई एक्ट में जो संशोधन हो रहा है, इनको इससे क्या अपेक्षाएं हैं, आइए इन्हीं से सुनते हैं। साथियों नमस्कार, मैं शमीम अहमद सिद्दीकी, विशेष शिक्षा दृष्टिबाधिता, और मैंने जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय से 2013-14 के एक वर्षीय पाठ्यक्रम में विशेष शिक्षा में मैंने दृष्टिबाधिता के क्षेत्र में बीएड किया है। और अभी जो भारतीय पुनर्वास परिषद का ये इसके संविधान के संशोधन के लिए बिल लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो ये बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसमें भारतीय पुनर्वास परिषद को यह ध्यान देना चाहिए कि जो विशेष शिक्षक हैं उनकी बहुत कम मात्रा में उन्हें रोजगार प्राप्त होता है और वे अपना जीवन यापन करने के लिए निजी संस्थान में एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं और सरकारी क्षेत्र में उन्हें शिक्षक के तौर पर एक पहचान नहीं मिल पा रही है। मैं यह चाहता हूं कि आरसीआई यानी भारतीय पुनर्वास परिषद इस चीज़ पे जोर जरूर दे कि विशेष शिक्षकों को एक सामान्य शिक्षक के रूप में माना जाए और विशेष शिक्षक एक शिक्षक के रूप में सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक यदि नियुक्ति प्राप्त करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज के समय में आरसीआई से सब डिप्लोमा या डिग्री का कोर्स कर लेते हैं तो वो रोजगार की आशा भरी दृष्टि से सोचते हैं कि ये विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हम बीएड करके हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मैंने अपना खुद का अनुभव किया है कि इस विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम को करने के बाद भी हमारे दृष्टिबाधित लोग आज भी उस तरीके से पहचान नहीं प्राप्त कर सके जो एक सामान्य व्यक्ति को पहचान मिलती है, क्योंकि दृष्टिबाधित समाज एक सीमित समाज है और विशेष शिक्षक मेरे विचार में बहुत कम मात्रा में सरकार इन्हें सरकारी सेवा में लाने का प्रयास करती। अगर भारतीय पुनर्वास परिषद अपने कुछ कड़े नियम या शर्त लगा करके विशेष शिक्षकों को एक सामान्य शिक्षक की भांति अवसर प्रदान कराए या अनिवार्यता प्रदान कर दे तो ये एक रोजगार के लिए शुभ अवसर होगा। और इस भारतीय पुनर्वास परिषद की जो इसका बिल संशोधन के लिए लाया जा रहा है, ये हमारे आने वाले दृष्टिबाधित लोगों के लिए लाभकारी होना चाहिए और दृष्टिबाधित या इस क्षेत्र में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में और भी दिव्यांगजन लोग जो इस पाठ्यक्रम को कर रहे हैं या करते हैं या कर चुके हैं तो उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। इस पर भारतीय पुनर्वास परिषद व भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जरूर इस पर ध्यान देगा कि दृष्टिबाधित विशेष शिक्षा के क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों को अधिक मात्रा में अवसर प्रदान किए जाएं,
जिससे कि हम सभी लोगों की एक आशा भरी किरण हो और उम्मीद हो कि ये एक पाठ्यक्रम करने के बाद हमें ज़रूर सरकारी सेवा में आने का मौका मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार आप सभी साथियों को। मेरा नाम सरिता वाजपेयी है और मैं शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय की शोध छात्रा हूँ। मैंने शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय से ही स्पेशल बीएड इन एचआई 2011-12 तथा 2014-15 में पूर्ण किया था। मैं ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप हूँ। जो आरसीआई का नया अमेंडमेंट आया है, मैंने उसको पढ़ा है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो आने वाला समय है उस पर हमें दिव्यांगों के रोजगार को लेकर के अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आरसीआई का सब चीज़ ठीक है, लेकिन जो वैकेंसी को लेकर के समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरसीआई को ऐसा कुछ करना चाहिए कि जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं, चाहे प्राइमरी की हों या सेकेंडरी की हों, उसमें भी इन सभी बच्चों को यानी कि विशेष शिक्षा लिए हुए सभी छात्राओं को शामिल किया जाए, ताकि आने वाले समय में ये जो इनके लिए बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है ये ना हो। जैसे एनसीईआरटी की वैकेंसी आ रही हैं या एनसीईडी की वैकेंसी आ रही, उसमें आरसीआई के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि आरसीआई कुछ ऐसा कदम उठाए जिससे जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसमें इन छात्रों को भी शामिल किया जाए, ताकि इनका भविष्य उज्जवल हो सके। और ये है कि जो विकलांग या दिव्यांग हमारे जो छात्र हैं उनके लिए ज़्यादा आवश्यकता है उनके वैकेंसीज को लेकर की, ताकि उनका जो है आगे का जो रिहैबिलिटेशन, जो नाम है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उस हिसाब से उनका रिहैबिलिटेशन किया जा सके। मेरा नाम संदीप कुमार पाल है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से सत्र 2017-19 के मध्य बीएड विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ में उपाधि प्राप्त किया हूँ, किंतु आरसीआई के कुछ नियमों और उसके ढुलमुल रवैया से रोजगार के संबंध में अनिश्चितता बनी हुई है। आज के समय में भी आरसीआई या भारतीय पुनर्वास परिषद की तरफ से ऐसे कोई भी आश्वासन नहीं दिए जाते हैं, ऐसा कोई भी मिनट्स या कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं पारित किया गया है जिसके चलते जो पास होने वाले, जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हैं, वे अपनी इस प्रोफेशनल डिग्री को भुनाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए निश्चित और दृढ़ संकल्पित हो सकें। आज बहुत आवश्यकता है पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने की, लेकिन उनका मोटिवेशन, उनका अभिप्रेरण उसी समय कम पड़ जाता है जब बताया जाता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते। जैसे 2019 की जुलाई में एक आर्मी पब्लिक स्कूल का नोटिफिकेशन निकला था जिसमें स्टार बना के लिखा था कि बीएड विशेष शिक्षा के विद्यार्थी जो इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत से ऐसे अड़चन आती हैं जहाँ पे ऐसी समस्याएं रहती हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में संशोधन करने के लिए भारत सरकार दृढ़ संकल्पित है। इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि भारतीय पुनर्वास परिषद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे, अपना रिफॉर्मेशन करे और अपने आप को रिजोनेशन तरीके से नए ढांचे में, नए फंक्शन में अपने आप को स्थापित करे, नहीं तो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन और रिजोनेशन कैसे होना चाहिए, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी निकलें पास आउट होकर के, उन्हें आप रिहैबिलिटेशन के फील्ड में प्लेसमेंट की गारंटी दें। और यह गारंटी आप दे सकते हैं क्योंकि भारत अभी विकसित नहीं, अभी विकासशील देश है और अग्रणीय विकासशील देश है। इसलिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करे भारत सरकार के निकाय के तहत, ये भारत सरकार के तहत, कि जितने भी भारत सरकार के तहत विद्यालय खुल रहे हैं या खुले हैं उनमें
एक स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए। अभी तो दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन बहुत सी सरकारें ऐसा नहीं कर रही हैं। इसको सुनिश्चित कराने के लिए रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारत सरकार के विभिन्न निकायों के तहत कोलैबोरेशन के साथ इस पे काम कर सकती है, और यही मेरा सुझाव है। मेरा एक यह भी कहना है कि भारत सरकार का रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इस बात को भी सुनिश्चित कर सकता है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वे भी अगर मान्यता लेते हैं सरकार से, तो वे भी अपने विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर के तौर पे एक शिक्षक को अवश्य रखें। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Anam Fatima. I am a visually impaired person. I did my B.Ed Special and M.Ed Special from Jamia Millia Islamia, New Delhi. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि RCI का कॉन्स्टिट्यूशन अभी अमेंड किया जा रहा है। RCI जो कि पर्सन में डिसेबिलिटीज़ को सर्विस देता है और स्पेशल एजुकेशन इस एरिया में काम करता है। इसके लिए मैं कुछ सजेशन देना चाहती हूँ। नंबर 1, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो लोग जनरल B.Ed करते हैं या फिर जनरल M.Ed करते हैं, उनके मुकाबले जो लोग B.Ed स्पेशल करते हैं या फिर M.Ed स्पेशल करते हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है। हालांकि करिकुलम के हिसाब से हमें वो सब कुछ पढ़ाया जाता है, वो सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि B.Ed जनरल वालों को दी जाती है, और उसके अलावा हमें जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके साथ कैसे डील किया जाता है, हमें उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें भी वो सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि B.Ed जनरल वालों को दी जाती हैं। काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए हम एलिजिबल नहीं हैं, तो हमें इस चीज़ के लिए एलिजिबिलिटी मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं या पर स्पेशल एजुकेटर हैं, उनको जॉब नहीं दी जाती है। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी की जाती है तो उसमें जो पे स्केल है, जो उनकी सैलरी है, वो बहुत कम होती है। 3-4 हज़ार, 5 हज़ार, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इसमें। दूसरी चीज़ है सेंसिटाइजेशन। इसमें RCI और दूसरी गवर्नमेंट बॉडीज़ पर भी काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जो आम जनता है, जो इवन जो टीचर्स हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं और प्रोफेसर्स हैं, उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों को भी अभी पूरी तरह से स्पेशल चाइल्ड के साथ कैसे डील किया जाता है, उनकी नीड क्या क्या है, वो उनको अच्छी तरह से नहीं पता है। तो ये सेंसिटाइजेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या फिर कोई भी किसी भी तरह से चैलेंज है, उसके पास पोटेंशियल नहीं है। उसके पास पोटेंशियल है, बट ये हो सकता है कि उसके पास कुछ रुकावटें हैं, कुछ हर्डल्स हैं जिनकी वजह से वो थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रहा है। अगर आप उनकी नीड को अच्छी तरह समझेंगे, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रॉपर उनके राइट्स आप उनको प्रोवाइड करेंगे, तो वो अच्छा कर सकते हैं, वो अपने पोटेंशियल पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेंसिटाइजेशन पे काम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो लोगों ने एक स्टीरियोटाइप, एक एटीट्यूड बना रखा है डिफरेंटली एबल लोगों के लिए या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कि ये लोग उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत जल्दी आसानी से दूर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी बिल्डिंग्स हैं, रैंप है, ये सब तो होना ही चाहिए एक्सेसिबल। इसके अलावा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक विजन इम्पेयर्ड टीचर या स्टूडेंट फॉर्म नहीं फिल कर सकता है क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है। तो ज़रूरत है कि उन सारी वेबसाइट्स को, उन सारे फॉर्म्स को एक्सेसिबल बनाया जाए, उनको बैरियर फ्री बनाया जाए, जो कि एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा या फिर कोई भी टीचर इंडिपेंडेंटली वो फॉर्म फिल कर सके। तो बस मेरी यही अपील है कि इन सब चीज़ों पे काम किया जाए, और थैंक यू सो मच। अभी आपने इन दृष्टिबाधित और विकलांग बेरोजगार छात्र छात्राओं की आवाज़ों को सुना। इन बेरोजगार छात्र छात्राओं को
ऐसा लगता है कि संशोधित RCI अधिनियम के आ जाने से विशेष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, रोजगार के अवसर, शिक्षण प्रशिक्षण में बेहतरी आदि संभव हैं। श्री रजनीश सर, आपको नवचेतना मंच पर आने के लिए पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सौरभ राय सर, आपको भी नवचेतना मंच पर आने के लिए पूरे नवचेतना मंच परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।